कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड होम्योस्टेसिस। द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड होम्योस्टेसिस, करेक्ट। ये हेडिंग आज हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है बेसिकली पहले आपको हमारे बॉडी में क्या हम किसको इंटरनल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, या हम लोग किसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, और उसके रिलेशन में होम्योस्टेसिस क्या है, इस पूरे कंसेप्ट को इसमें समझेंगे हम लोग, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस वर्ड का मीनिंग है हमारे बॉडी के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरनमेंट हमारे बॉडी के सराउंडिंग में है, तो सराउंड्स द बॉडी। दूसरा जो है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी के लिए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। इसी से हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता है, करेक्ट। जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, वो हम लोग इसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट कर देते हैं या फिर रिलीज कर देते हैं, बोलेंगे आप, तो एक्सक्रीटेड इनटू, करेक्ट। और हमारे बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, मतलब उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलेंगे। बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलेंगे। लेकिन ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है, एक बैरियर है। वो बैरियर क्या है? स्किन। स्किन इज बैरियर। अगर स्किन नहीं होती तो दोनों एनवायरनमेंट जो है मिक्स हो जाते, करेक्ट। तो स्किन इज बैरियर बिटवीन द बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बॉडी टिश्यूज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई, करेक्ट। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनवायरनमेंट? इंटरनल एनवायरनमेंट को आप देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट को हम बोल रहे हैं इंटरनल। तो अगर हम हमारे बॉडी के अंदर झांकेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगी सेल्स। और वो सेल्स भी कैसी मिलेगी कि वो किसी फ्लूइड में डूबी हुई है ना। तो सेल्स आर बाथिद, बाथिद मतलब कि डूबी हुई, करेक्ट, इन फ्लूइड। और उस फ्लूइड का नाम क्या है? जिस फ्लूइड के अंदर में टिश्यू, ए सेल जो है वो तैर रही है, डूबी हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर इसी को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, करेक्ट, है ना। तो जैसे ये सेल है, ये एक 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 सेल है ना, इस टाइप से बहुत सारी सेल है। तो ये सेल के बीच में यहाँ पर
एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? उस फ्लूइड का नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। करेक्ट। अब ये जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स है, ये क्या करती है कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं या जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, वो यहां से ऑक्सीजन सेल को मिलता है, या आप कह सकते हो इस इंटरस्टिशियल में प्रेजेंट रहने वाला जो न्यूट्रिएंट है वो इस सेल को मिल रहा है। लेकिन इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहां से आए? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहले ट्रांसफर होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसके बाद फिर ये ट्रांसफर होते हैं सेल के अंदर। क्लियर? क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है ना? अब देखो, इसी को मैं, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इसको एक डायग्राम थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जिसमें और कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि सेल को भाई सरवाइव करने के लिए या तो ऑक्सीजन चाहिए और उसके साथ में जो है न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली उसको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है डायरेक्टली मिल जाते हैं। करेक्ट? सबसे पहले जैसे आप देखोगे तो ये हमारी बॉडी है, मान लीजिए। करेक्ट? इसको बड़ा बना देता हूं, ये देखो, ये हमारी बॉडी है। करेक्ट? अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया कि हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर जाएंगे। करेक्ट? बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है ये कहां पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं ब्लड के अंदर। ये कहां पहुंच जाते हैं? ब्लड के अंदर। ये है आपका ब्लड। करेक्ट? तो मैं लिख देता हूं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ये आपके कहां पहुंच गए? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर से देन दे विल ट्रांसफर इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने के बाद जो है वो कहां ट्रांसफर होते हैं? सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। करेक्ट? क्लियर हुई बात? अब ये सेल जो है, ये सेल जो है ये क्या बनाएगी? वेस्ट बनाएगी। ये सेल क्या बनाएगी? वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट को यूज करेगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वेस्ट बनेगा। तो वो जो वेस्ट है, वो जो वेस्ट है वो पहले जाता है कहां पर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। करेक्ट? तो इसको अपन बोल देंगे सेलुलर वेस्ट। क्या बोल देंगे? सेलुलर वेस्ट। वो पहले सेल से निकलकर कहां जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, और उसके बाद फिर वो ब्लड में जाएगा। तो ये फिर से सेलुलर वेस्ट, और ब्लड में जाने के बाद फिर वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। करेक्ट? तो डायरेक्टली सेल से ये जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट है वो डायरेक्टली सेल को नहीं मिल जाते हैं, वो पहले जाते हैं ब्लड में, उसके बाद जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसके बाद जाते हैं सेल के अंदर। और सेलुलर वेस्ट भी उसी रास्ते से बाहर भी निकलेंगे। अब जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, ये कोई क्या है? हमारे बॉडी की एक सेल है। करेक्ट? अब ये सेल के अंदर हम बोल सकते हैं ये हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट सेल के अंदर का, और सेल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। करेक्ट? अब हम जानते हैं कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है। तो ये दोनों एनवायरनमेंट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? करेक्ट? इसके पीछे जो बेसिक रीजन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दिस बोथ द एनवायरनमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर because of selective permeability of plasma membrane. Selective permeability of plasma membrane. क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्लियर?
तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट ये एक दूसरे से अलग कैसे होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब आप दो टर्म को समझ गए, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये होम्योस्टेसिस क्या है, व्हाट इज दिस होम्योस्टेसिस, करेक्ट। तो मैं अब आपको समझा रहा हूं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को आप देखेंगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं होम्योस्टेसिस। मतलब अगर हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, स्पेसिफिक कहा जाए तो इसमें एक वर्ड और जुड़ जाएगा, कांस्टेंट कंट्रोल्ड। कई बुक में सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो है कि कांस्टेंट कंट्रोल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, करेक्ट। तो हमारे बॉडी में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर, भाई ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन एग्जैक्ट 37 रहता है क्या, नहीं, है ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा एनवायरनमेंट। जैसे अभी मुझे गर्मी हो रही है तो हो सकता है अभी मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37.5 हो या 38 भी हो सकता है, करेक्ट। तो वो क्या है, कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं कि 45-50 चला जाएगा या ठंड आई तो 30 चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट है लेकिन कंट्रोल्ड है, करेक्ट। तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई होम्योस्टेसिस मीनिंग अगर आप देखोगे इसका, तो इसका मीनिंग होता है कि अनचेंजिंग, जो बदलता नहीं है, लेकिन बदलता तो है, करेक्ट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो बदलता है, इट इज विद इन अ रेंज, एक रेंज के अंदर ही बदलेगा। बॉडी टेम्परेचर बदलेगा तो प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बदलेगा, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो, करेक्ट। अब ये जो होम्योस्टेसिस है, इसमें हम बोल रहे हैं कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट है, कंट्रोल्ड है। तो इसको ये कंट्रोल कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर में एक कंट्रोल सिस्टम है। ये कंट्रोल सिस्टम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है, करेक्ट। अब ये कंट्रोल सिस्टम असल में है क्या, तो ये क्या करता है, बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है और मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को, करेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे कि डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू changes in the internal environment, in the internal environment, correct, and maintain होम्योस्टेसिस, और वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, करेक्ट। अब जैसे ये वर्ड आपको थोड़ा सा नया सा लग रहा होगा, तो मैं इसको आपका जान पहचान का बना देता हूं, दो वर्ड लिख के, करेक्ट। तो कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में टू टाइप्स का होता है, करेक्ट। एक को हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
मुझे इतनी बात तो श्योर है कि आपने निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म या इसका नाम जो है वो समझे होंगे, करेक्ट। तो बहुत जल्द आपको निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा कि असल में ये कैसे काम करता है या ये होता क्या है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये एक्चुअली में हमारे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। और ये कैसे मेंटेन करते हैं? तो जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन हो पाता है। अब अगर कंट्रोल सिस्टम को आप देखेंगे तो इसके 3 कंपोनेंट्स है, इसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिटेक्टर या इसको हम सेंसर भी बोलते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टर, करेक्ट। तो ये जो डिटेक्टर या सेंसर होता है इसका काम क्या होता है कि ये इनपुट्स को रिसीव करता है। इनपुट्स को रिसीव करना मतलब जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, तो उस टेम्परेचर को सेंस करेगा, उस बढ़े हुए टेम्परेचर को सेंस करेगा। तो ये क्या हुआ? रिसीव इनपुट। फिर इसके बाद कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि ये जो है जो भी पैरामीटर बदल रहा है, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर की, तो कंट्रोल सेंटर ये डिटरमाइन करेगा कि वो जो पर्टिकुलर फैक्टर, मतलब बॉडी टेम्परेचर की बात चल रही है यहां पे, तो जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो कितनी लिमिट में चेंज होना चाहिए और उसे कितनी लिमिट में हमें मेंटेन करना है, वो कंट्रोल सेंटर डिसाइड करता है, करेक्ट। सो वी कैन से दैट इट डिटरमाइन द लिमिट, it determine the limit within which variable factor वेरिएबल फैक्टर मतलब जैसे यहां पे बॉडी टेम्परेचर की बात हो रही है, फिर इसके बाद आप ब्लड प्रेशर को भी ले सकते हैं, करेक्ट, ब्लड शुगर लेवल को भी ले सकते हैं। विद इन विच वेरिएबल फैक्टर शुड मेंटेन क्लियर हुई बात? ठीक है। और उसके बाद इफेक्टर क्या है? मतलब अब इनपुट रिसीव हुआ, कितना रेंज में मेंटेन करना है ये डिसाइड हो गया, लेकिन इसके बाद भैया उस वेरिएबल फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो हमें ऐसा एक ऑर्गन या ऐसा एक सिस्टम चाहिए होगा जो उसको कंट्रोल करेगा। तो इट इज कॉल्ड एज इफेक्टर, करेक्ट। तो ये हो जाएगा इफेक्टर ऑर्गन या फिर इफेक्टर सिस्टम का आप कह सकते हैं, करेक्ट। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। तो हम लोग अब ये दोनों मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, निगेटिव फीडबैक को भी पढ़ेंगे और पॉजिटिव फीडबैक को भी पढ़ेंगे, और उसमें मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डिटेक्टर काम करेगा, कंट्रोल सेंटर काम करेगा या इफेक्टर काम करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। देखिए, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में अगर पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक को अगर आप देखेंगे दोनों मैकेनिज्म को, तो उसमें से निगेटिव फीडबैक ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव फीडबैक। मतलब पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम जगह काम में आता है, लेकिन निगेटिव फीडबैक जो है ये बहुत ज्यादा काम में आता है, करेक्ट। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। पहला है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक वेरिएबल, करेक्ट, वेरिएबल बोलने का मतलब बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड शुगर, कोई भी हो सकता है, करेक्ट। अगर कोई वेरिएबल जो है ये राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, करेक्ट, तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म
निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, उसको नीचे लाने का काम करेगा, मतलब पैर खींचने का काम करता है, करेक्ट। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ब्रिंग्स इट डाउन अगेन, वो उसको नीचे लाने का काम करेगा, राइट। नीचे लाने का काम करेगा मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल से कम ले आएगा, ये इसको अप टू नॉर्मल लेवल तक लाने का काम करता है। भैया बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसको वो कम करेगा, लेकिन नॉर्मल तक ही कम करेगा, नॉर्मल से नीचे नहीं लेकर जाएगा, नीचे लेकर जाएगा नॉर्मल से तो दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट। अब देखो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो जैसे मान लो कि हमारे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बॉडी टेम्परेचर की बात चल रही थी, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी का कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहले कंपोनेंट आता है डिटेक्टर, करेक्ट। यहां पर बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो भैया बॉडी को पता कैसे चलेगा, डिटेक्ट कैसे होगा कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो गया है। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती है। ये कहां पर होती है, ये होती है स्किन में। कहां पर होती है, स्किन में, करेक्ट। ये टेम्परेचर को सेंस करती है कि भैया टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। तो डिटेक्टर ने अपना काम कर लिया। फिर इसके बाद क्या होगा कि कंट्रोल सेंटर का रोल आएगा, जो ये डिसाइड करने वाला है कि पर्टिकुलर वेरिएबल फैक्टर जो है वो कितनी रेंज में मेंटेन होना चाहिए, राइट। तो बॉडी टेम्परेचर के एग्जांपल में कंट्रोल सेंटर कौन सा है, तो यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स इन द हाइपोथैलेमस, करेक्ट। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, ये कंट्रोल सेंटर है। मतलब ये डिसाइड करेगा कि भैया पर्टिकुलर वेरिएबल फैक्टर जो है, जो बदल रहा है, वो कितने रेंज में मेंटेन होना चाहिए। अब इसने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर ने डिसाइड कर दिया रेंज को। अब टेम्परेचर मेंटेन करने की बारी आएगी, तो इफेक्टर ऑर्गन या इफेक्टर सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो, हम कश्मीर गए तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। अब बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो स्किन के ऊपर, स्किन में स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स है जो ये सेंस करती है कि स्किन पे टेम्परेचर कितना है। तो इसको पता लग गया कि भैया टेम्परेचर जो है बहुत कम हो रहा है, उसने हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज दिया, कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेज दिया कि भैया बॉडी का टेम्परेचर जो है कम होते जा रहा है। इसने डिसाइड कर लिया हाइपोथैलेमस ने कि भैया टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है और उसको 37 की रेंज में लाके रखना है। अब हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देगा कि भैया आप टेम्परेचर मेंटेन करो, तो सबसे पहला ऑर्डर जाता है स्केलेटल मसल को। स्केलेटल मसल जो है वो हम ऐसे कपकपाना शुरू कर देते हैं, मतलब हम क्या कर देते हैं, शिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं। कपकपाने की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर में हीट जनरेट होती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, करेक्ट। दूसरा ऑर्डर जाता है ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स इन द स्किन, स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल है उनको ऑर्डर जाता है। अब उनमें क्या होगा कि ब्लड वेसल जो है वो नैरो होने लगेगी, करेक्ट। नैरो होने लगेगी मतलब वो कंस्ट्रिक्ट होने लगेगी। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी का वार्म ब्लड है वो बॉडी के कोर में रहता है और हीट लॉस कम होता है, करेक्ट, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने शुरू होता है। और तीसरा जो है वो है बिहेवियरल चेंजेस।
हमारे बॉडी में या हमारा जो है बिहेवियर बदलने लगता है। बिहेवियर कैसे बदलने लगेगा कि हम जो है सिकुड़ के बैठ जाएंगे, करेक्ट, हम जो है बहुत सारे कपड़े पहन लेंगे, हम जो है गर्म कपड़े पहन लेंगे। अब इसकी वजह से अल्टीमेटली में क्या होगा, ये सारी एक्टिविटी की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। बॉडी टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब बॉडी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, करेक्ट, सीधा सीधा एक सिग्नल जाएगा डिटेक्टर को कि भैया ये सिग्नल जो रहेगा ये रहेगा इनहिबिशन का सिग्नल। किसका रहेगा, इनहिबिशन का, कि भैया आप अब सेंस करना बंद करो, बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब आप जो है सेंस करना बंद करो। लेकिन अब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, फिर से हमें जो है पसीना आना शुरू हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ बॉडी हीट। लॉस ऑफ बॉडी हीट होने लगेगा। लॉस ऑफ बॉडी हीट होगा तो फिर से बॉडी टेम्परेचर कम होने लगेगा, फिर से बॉडी टेम्परेचर कम होने लगा, और फिर से बॉडी टेम्परेचर कम होने लगा, तो फिर से एक सिग्नल जो है ये जाएगा कहां पे, डिटेक्टर के पास। ये जो सिग्नल रहेगा ये रहेगा स्टिमुलेशन वाला सिग्नल, कि भैया सेंस करना शुरू करो, बॉडी टेम्परेचर फिर से कम होने लगा है। तो इस टाइप से हमारे बॉडी के अंदर में जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और ये एक एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। इसको निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं जो आपके काफी काम आएगा। जैसे मान लीजिए कोई शादी हो रही है, शादी हो रही है तो बारात आने वाली है, और यहाँ पे जो है लड़की वाले सारी तैयारी करके बैठे हैं। तो अब घर के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं कि सारी चीजों की, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखे होते हैं। अब मान लीजिए मेहमान आ गए, बारात आ गई, खाना शुरू हो गया, तो स्टॉल के पीछे में एक आदमी खड़ा रहेगा, करेक्ट। उसका काम क्या रहेगा, इस बात को मॉनिटर करना कि भैया पूरी कम तो नहीं पड़ रही है, सब्जी कम तो नहीं पड़ रही है, या स्वीट्स कम तो नहीं पड़ रहे हैं, कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि वो जो है पूड़ियां बहुत सारी है और किचन में जो है हलवाई पूड़ी बना रहा है, तो वो आदमी क्या करेगा, हलवाई के पास जाएगा, किचन में बोलेगा अरे भाई पूड़ी मत बनाओ, माल बहुत है, पूड़ी खत्म हो रही है, आके बोलेगा पूड़ी बनाओ, पूड़ी खत्म हो गई है। तो ये क्या है, ये एक फीडबैक गया किसके पास, प्रोडक्शन सेंटर के पास एक फीडबैक गया कि भैया आप जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, या प्रोडक्शन को बंद कीजिए, या कम कीजिए, है ना। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। तो जब भी हम किसी बड़े हुए फैक्टर को कम करते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर फीडबैक, यहां पर फीडबैक क्या है, यहां पर फीडबैक है ये फीडबैक है, करेक्ट। तो ये फीडबैक की वजह से डिटेक्टर जो है अपना काम स्टार्ट कर रहा है या फिर बंद कर रहा है। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये हमारे बॉडी के अंदर में ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये काफी कम पाया जाता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का भी बहुत ज्यादा रोल है हमारे बॉडी में, ऐसा नहीं है कि वो फालतू है, करेक्ट। अब देखो जैसे दूसरा मैं आपको बता रहा हूं
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। करेक्ट। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये एक टाइप से हमारे बॉडी के अंदर में ऐसा मैकेनिज्म है जो एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करना मतलब जैसे आपने डीजे देखा होगा, ठीक है। डीजे में क्या होता है कि एक बंदा जो है, डीजे जो होता है वो टेबल पे बैठ के अपने लैपटॉप में गाना बजाता होता है। करेक्ट। लैपटॉप से तो गाना जो बज रहा है उसका जो साउंड का वॉल्यूम है वो तो बहुत कम निकलता है, लेकिन उधर बड़े बड़े बॉक्स रखे जिसमें दन 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 बजता है। तो भाई इतना वॉल्यूम बढ़ कैसे गया? तो बीच में एक डिवाइस रखा होता है, एक मशीन रखी होती है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीफायर। वो एम्पलीफायर क्या करता है, अगर यहां से एक वॉल्यूम आ रहा है, मतलब एक वॉल्यूम अगर आ रहा है तो उसको 10 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको बढ़ा देगा। तो इसको हम कहते हैं एम्पलीफाई करना। तो यहां पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टिमुलस होता है, जो स्टिमुलस होता है वो प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिवली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, है ना, प्रोग्रेसिवली। तो स्टिमुलस जो होता है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है किसको? रिस्पॉन्सेस को। किसको इंक्रीज करता है? रिस्पॉन्सेस को इंक्रीज करता है। करेक्ट। जितना ज्यादा स्टिमुलस उतना ज्यादा रिस्पॉन्स, जितना कम स्टिमुलस उतना कम रिस्पॉन्स। क्लियर है ना? अब जैसे स्टिमुलस जो है मान लीजिए 1 मिनट के लिए था, तो रिस्पॉन्स जो है मान लो 1+ का रिस्पॉन्स था फॉर एग्जाम्पल। अब उतना ही स्टिमुलस 2 मिनट तक कंटिन्यू रहेगा, स्टिमुलस सेम है। करेक्ट। तो रिस्पॉन्स जो है लेकिन अब 2+ हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। करेक्ट। 3 मिनट तक के स्टिमुलस कंटिन्यू रहेगा, ये रिस्पॉन्स जो है 3+ हो जाएगा। मतलब देखो प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन ये स्टिमुलस जो है ये कंटिन्यू उतना का उतना ही है। ठीक है। बोलने का मतलब ये है मेरा कि स्टिमुलस अगर कंटिन्यू रहेगा तो रिस्पॉन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। चाहे स्टिमुलस बढ़े ना बढ़े, लेकिन स्टिमुलस अगर कंटिन्यू है तो रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ता जाता है। करेक्ट। तो स्टिमुलस प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स। करेक्ट। यहां पे एज लॉन्ग एज स्टिमुलस कंटिन्यूड, है ना, जब तक स्टिमुलस जो है वो कंटिन्यूड है, वो चल रहा है। करेक्ट। रिस्पॉन्स क्या होगा? प्रोग्रेसिवली एम्प्लीफाइड। द रिस्पॉन्स इज प्रोग्रेसिवली एम्प्लीफाइड। रिस्पॉन्स क्या होगा? प्रोग्रेसिवली एम्प्लीफाई होता रहेगा। और एम्प्लीफाई वर्ड का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। करेक्ट। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी को बच्चा होने वाला है। ठीक है। मैं थ्योरी लिखने के पहले आपको एक डायग्राम थ्रू समझा देता हूं। जैसे मान लो ये वो लेडी है, करेक्ट, जिसके पेट में क्या है? वो बच्चा है। बच्चे का सर जनरली नीचे होता है, नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे बना देता हूं। ठीक है। अब ये बच्चा है। अब क्या है, जिस जगह ये यूटेरस है, मतलब जिसमें, जिस थैली के अंदर में बच्चा रहता है उस थैली को हम बोलते हैं बच्चादानी हिंदी में, यूटेरस बोलते हैं उसको हिंदी इंग्लिश में। अब क्या है, यहां पे यूटेरस का मुंह होता है, यूटेरस का माउथ, है ना, यूटेरस का ओपनिंग जिसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। अब एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर ये बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट, मतलब डिलीवरी का टाइम आ गया है। अब डिलीवरी के टाइम पे ये बच्चा जो है अपना सबसे पहले सर जो है वो सर्विक्स में डालेगा, है ना, मतलब बच्चा तो नहीं डालता है, ये यूटेरस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है इस टाइप से, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इस टाइप से, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है नीचे की तरफ ढकेला जाता है। करेक्ट। अब बच्चे जैसे ढकेला जाएगा, इसका सर जो है
वो सर्विक्स के अंदर घुस जाएगा। सर्विक्स के अंदर घुसेगा तो सर्विक्स जो है मतलब माउथ ऑफ या ओपनिंग ऑफ यूटेरस, ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। अब थोड़ा घुसा, थोड़ा स्ट्रेच हुआ, लेकिन और ज्यादा स्ट्रेच होना चाहिए तभी तो बच्चा बाहर निकलेगा। अब पता लगा पहले ऐसा बंद था, अब यूटेरस का माउथ जो है, सर्विक्स जो है इतना खुल गया, लेकिन अभी सर बाहर नहीं आ सकता। तो अब ये ज्यादा कैसे खुलेगा, जब भाई पीछे से ये जो यूटेरस का प्रेशर है वो बढ़ेगा, मतलब यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तभी तो बच्चा और प्रेशर से ढकेला जाएगा और सर्विक्स के माउथ को और वो ओपन कर पाएगा बच्चे का सर, है ना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे सर्विक्स स्ट्रेच होता जाएगा, जैसे जैसे सर्विक्स स्ट्रेच होता जाएगा, वैसे वैसे यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ते जाना चाहिए, है ना। यहां पे स्ट्रेच बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, फिर सर्विक्स जो है वो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, फिर ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, फिर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर ज्यादा प्रेशर बन रहा है। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सर्विक्स जो है वो ऐसे खुल जाएगा और बच्चा उसमें से बाहर आ जाएगा। तो देखो यहां पर जो स्टिमुलस है, मतलब ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है, ये स्टिमुलस का काम कर रहा है। ये स्टिमुलस जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये पीछे से कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा रहा है। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि भाई कम कर रहा था, यहां पे कम नहीं कर रहा है, यहां पे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको जो है काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझा देता हूं। ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि इन लेबर, लेबर मतलब कि आपका जो डिलीवरी के टाइम पे जो दर्द उठता है ना, उसको अपन लेबर कहते हैं, करेक्ट। इन लेबर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबी हेड इनटू द सर्विक्स, फोर्स द बेबी हेड इनटू द सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर उसको फोर्स करेगा कि अंदर जा भाई। अब जैसे जैसे वो अंदर जाते जाएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा, है ना। जो स्ट्रेच रिसेप्टार्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टार इन द यूटेराइन सर्विक्स, यूटेरस का जो सर्विक्स पार्ट है, वहां की जो वॉल होती है उसमें रिसेप्टार मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टार। और ये ऐसे रिसेप्टार्स होते हैं जो स्ट्रेच होने की वजह से स्टिमुलेट होते हैं और एक नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं, राइट। तो यहां पर ये किसका काम कर रहे हैं, डिटेक्टर का काम कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि नर्व इंपल्स जनरेट होगी। क्या होगा बेटा, नर्व इंपल्स जनरेट होगी। नर्व इंपल्स जैसे ही जनरेट होगी, वो नर्व इंपल्स कहां पे जाएगी, हाइपोथैलेमस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कहां पे जाएगी, हाइपोथैलेमस एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। और यहां पर हाइपोथैलेमस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है ये काम कर रहे हैं किसका, कंट्रोल सेंटर का, मतलब ये रेंज को डिसाइड करने वाले हैं। अब ये क्या करेंगे, दे रिलीज द ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है ना। ये क्या करता है, इसको हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, करेक्ट। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये यूटेरस की वॉल पर जाएगा और वहां पर जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से यूटेरस की वॉल जो है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो और प्रेशर बनेगा, तो बच्चा और नीचे ढकेला जाएगा और सर्विक्स ओपन होगा और सिग्नल आएंगे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ज्यादा बच्चा नीचे ढकेला जाएगा, करेक्ट। तो सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। अब रिलीज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, देयर इज ए इंक्रीज इन द यूटेराइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट।
यूटेराइन स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, और यहां पर ये काम कर रहा है इफेक्टर का। आ गए तीनों कंपोनेंट। अब यूटेराइन स्मूथ मसल पे ऑक्सीटोसिन जाके एक्ट करेगा तो क्या होगा कि सॉरी यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, करेक्ट। तो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबीज हेड, फोर्स द बेबीज हेड इनटू द सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर जो है उसको फोर्स करेगा। अब जैसे ही फोर्स करेगा, बच्चा जो है नीचे की तरफ ढकेला जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका डिलीवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन यहां पर जैसे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुए, है ना, ये देखो ये वाला पॉइंट, जैसे ही स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं, एक स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन जो है वो डिटेक्टर के पास आता है। यहां पर ये क्या है? ये जो है यहां पे बोल सकते हैं आप ग्रेटर स्टिमुलेशन। तो ग्रेटर स्टिमुलेशन जो है यहां पर जितना ज्यादा बेबी जो है वो सर्विक्स की तरफ पुश होगा, ढकेला जाएगा, उतना ज्यादा सर्विक्स स्ट्रेच होगा, उतना ज्यादा उसके रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, उतना ज्यादा डिटेक्टर को सिग्नल जाएंगे, उतना ज्यादा जो है कंट्रोल सेंटर ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, उतना ज्यादा फिर से यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर? अब ये हो गया आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जैसे एक समझने वाली बात आप मान लीजिए कि होमियोस्टेसिस इम्बैलेंस हो गया। होमियोस्टेसिस क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया, मतलब वो मेंटेन नहीं है। इसकी वजह से क्या बोल सकते हो आप कि अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर में जो इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने वाले ये जो मैकेनिज्म है, ये अगर खराब हो गए, काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर में एबनॉर्मल स्टेट्स डेवलप हो जाए। जैसे नॉर्मली हमारे बॉडी का या ब्लड प्रेशर जो है वो दिन में कई बार बढ़ता है और कई बार कम होता है। हम पता लगा सुबह सुबह कहीं निकले, ऑटो वाले से झंझट हो गई, बस वाले से झंझट हो गई, किसी ने हमारा पर्स मार दिया, किसी ने गाड़ी ठोक दिया, गुस्सा हो गए, झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो रहा है तब बीपी बढ़ गया, लेकिन झगड़ा खत्म होने के बाद भाई बीपी डाउन भी तो हो जाएगा। मतलब हमारे बॉडी का होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म काम कर रहा है। लेकिन अब किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ तो रहा है लेकिन वापस नॉर्मल रेंज पे नहीं आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया उसका जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला जो होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म है वो फेल हो गया है, इसीलिए तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पे नहीं आ रहा है। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? होमियोस्टेसिस इम्बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? होमियोस्टेसिस इम्बैलेंस कहेंगे। करेक्ट? ओके।